डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस वीडियो में हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो गई थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की। देखिए, अभी तक हमने बात की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मीन्स हम बात कर रहे थे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की, जिसके बेसिस पर हमने गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ लाइक टेम्परेचर, एनर्जी, प्रेशर आदि के हमने बात की थी। बट इसके अलावा जब हम और टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण का वितरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, तो इन टॉपिक्स को हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की इन्हीं फेलियर ने एक नई थिंकिंग को डेवलप किया, जिसके बेसिस पे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट हुआ। और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स मेनली पार्टिकल्स की इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी बेस्ड होती है। क्वांटम सांख्यिकी मूलतः कणों की अविभेद्यता पर आधारित होती है। सो जो मेन डिफरेंस है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, वो यही डिफरेंस है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विशेबल माना गया था। मीन्स क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स यानी कि चिरसम्मत सांख्यिकी में अणुओं को विभेद्य माना गया था, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कणों को अविभेद्य माना गया है। मीन्स क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में पार्टिकल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल माना जाता है, और साथ ही हम यहाँ पे पार्टिकल के स्पिन प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर करते हैं। सो इस स्पिन के बेसिस पर ही हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, एंड दैट इज द बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स है। हम इन दोनों टाइप की स्टैटिस्टिक्स को हम इस चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, और साथ ही हम इनके बेसिस पर क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के फेलियर को एक्सप्लेन करेंगे। टुडे I will discuss about the black body radiation and failure of classical statistics, कि किस प्रकार से क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, और जो कि उसके फेलियर का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है। सबसे पहले आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक ब्लैक बॉडी का हमने यहाँ पर एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। ब्लैक बॉडी से मीनिंग एक ऐसी बॉडी से मतलब होता है जो कि अपनी सरफेस पर आने वाले सभी रेडिएशंस को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसा कि आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमने एक सर्कुलर बॉडी ली है, जिसमें एक छोटा सा एक होल है, और इस होल में से यहाँ पर रेडिएशंस इस बॉडी के अंदर जा रही हैं। इसी कंसेप्ट से हम ब्लैक बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्लैक बॉडी को हम हिंदी में कृष्णिका कहते हैं। मीन्स कृष्णिका एक ऐसी बॉडी होती है कि जो अपनी सरफेस पर आने वाले सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है। अब क्योंकि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह बॉडी अपने पर इंसिडेंट होने वाले सभी रेडिएशंस को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि इस बॉडी की एब्जॉर्प्शन पावर 1 होती है। अब हमने इसको ब्लैक बॉडी ही नाम क्यों दिया? क्योंकि देखिए, किसी भी बॉडी का कलर हमें ब्लैक कब दिखाई देता है कि जब वो अपने पर इंसिडेंट होने वाले सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया है ब्लैक बॉडी का। तो सबसे पहले फेरी नाम के पर्सन ने इस ब्लैक बॉडी के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो अपनी सरफेस पर इंसिडेंट होने वाले सभी वेवलेंथ के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उन सभी रेडिएशंस को वो इमिट भी करती है। उस केस में उन्होंने उन रेडिएशंस को, उन विकिरणों को नाम दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक ब्लैक बॉडी है। फेरी ने इस टाइप का एक कंसेप्ट दिया था कि ये बॉडी जो होती है, ये जो होल है, इस होल में से इंसिडेंट होने वाले सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, और एक कंडीशन ऐसी आती है इक्विलिब्रियम की कि
उस कंडीशन में जितने रेडिएशंस को यह बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उतने ही रेडिएशंस को यह इमिट भी करती है। सो उस कंडीशन में जो रेडिएशंस हमें मिलते हैं ब्लैक बॉडी से उसको हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फिर हम उसे कहते हैं कृष्णिका विकिरण। तो ये है हमारा ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट, साथ ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है। सबसे पहले ल्यूमर एंड प्रिंगशैम नाम के साइंटिस्ट ने इस ब्लैक बॉडी के अलग अलग टेम्परेचर के लिए इस ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाले रेडिएशंस के लिए एक स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्लेन किया था। अब हम यहाँ पे इस ब्लैक बॉडी के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर वेवलेंथ के साथ में ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो कि ल्यूमर एंड प्रिंगशैम ने सबसे पहले प्रेजेंट किया था। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन द ई लैम्डा एंड लैम्डा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है अलग अलग 3 टेम्परेचर्स के लिए। यहाँ पर हम जो ई लैम्डा देख रहे हैं दैट इज द इमिटेड रेडिएशन एनर्जी, मीन्स जो ब्लैक बॉडी से पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो रेडिएशन इमिट हो रही हैं उसकी एनर्जी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो वाई एक्सिस पर ल्यूमर एंड प्रिंगशैम ने तो इमिटेड रेडिएशन एनर्जी को लिया था, साथ ही एक्स एक्सिस पर उन्होंने वेवलेंथ को प्लॉट किया था। और इस केस में उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर्स पर, मींस ब्लैक बॉडी के लिए उसको अलग अलग टेम्परेचर पर मेंटेन किया और उसके लिए उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था ई लैम्डा और लैम्डा के लिए। इस ग्राफ से उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट आउटकम्स एज अ रिजल्ट प्रेजेंट किए थे, जिसमें सबसे पहला तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करती हूँ, सपोज लाइक मैं बात कर रही हूँ T2 टेम्परेचर की। अगर हम T2 टेम्परेचर पे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर है अभी इस कंडीशन में T2 है, और जब हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T2 की बात कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि पहले लैम्डा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ में ई लैम्डा की वैल्यू पहले बढ़ रही है, फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही है एंड देन इट इज़ गोइंग टू डिके। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सेम नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ई लैम्डा की वैल्यू पहले इंक्रीज होती है और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, लैम्डा की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैंने T2 की बात की थी तो लैम्डा जैसे जैसे बढ़ रहा है ई लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही है और एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि लैम्डा M2 पर जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो रही है और वो मैक्सिमम है EM। और उसके बाद में यानी कि EM वैल्यू तक पहुंचने के बाद में फिर से हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि लैम्डा के बढ़ने के साथ साथ में फिर ई लैम्डा के मान में कमी आ रही है। तो इसीलिए हम यह कहते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। ये बात हमने करी है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की। अब ल्यूमर एंड प्रिंगशैम ने जो ग्राफ रिप्रेजेंट किया था उसमें उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर के कंपैरिजन व्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इसमें हम देख सकते हैं दैट T1 इज मच लेस देन T2 इज मच लेस देन T3, यानी T3 सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे कम T2 टेम्परेचर है और उससे कम T1 टेम्परेचर है। तो ब्लैक बॉडी के लिए यहाँ पे इन 3 टेम्परेचर्स का कंपैरेटिवली व्यू हो गया। हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मीन्स अगर हम T1 से T2 की तरफ जा रहे हैं और T2 से फिर T3 टेम्परेचर की तरफ फॉरवर्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हर एक वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ लैम्डा के लिए रेडिएशंस की एनर्जी बढ़ती जाती है। देखिए सपोज मैं बात कर रही हूँ लैम्डा एम की, देखिए लैम्डा एम के केस में T1 पर इतनी है तो T2 पर इतनी है तो T3 पर इतनी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में हर एक वेवलेंथ की रेडिएशंस की यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये अभी हमने बात करी है इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की। अब साथ ही हम यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में एक आउटकम और यहाँ देख सकते हैं जो कि ल्यूमर एंड प्रिंगशैम ने इस थ्योरेटिकल कर्व से प्रेजेंट किया था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ब्लैक बॉडी का,
तो जिस वैल्यू पे हमें लैम्डा की जिस वैल्यू पे EM की वैल्यू हमें मैक्सिमम मिल रही है वो लोअर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। मतलब जैसे अभी मैं T1 की बात कर रही हूँ तो T1 पे हमें जो पीक मिल रहा है EM1 वो λ3 पे मिल रहा है, और जैसे ही हम T2 की बात करते हैं तो जो पीक हमें मिल रहा है EM2 वो λm3 से पीछे की तरफ खिसक गया, यानी λm2 पे हो गया। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ में λm की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। सो इसे हम यहाँ पर कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जिसमें λm यानी मैक्सिमम वेवलेंथ जिसपे इमिशन पावर मैक्सिमम होती है, या हम ये बोल सकते हैं λm लैम्डा की वह वैल्यू जिस पर ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो λm और टेम्परेचर T के बीच में एक रिलेशन दिया गया था जिसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ λm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/T। मीन्स टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ λm जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ λm लोअर वेवलेंथ की तरफ डिस्प्लेस होता जाता है। तो λm इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1/T। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हैं तो हमारे पास में रिलेशन आता है λm.T इज इक्वल टू दी B। यहाँ पर B एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर डिग्री केल्विन। तो इसे हम कहते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आगे हम ये कह रहे हैं कि जो कर्व ड्रॉ किया गया है ई लैम्डा और लैम्डा के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसका जो एरिया होता है वो इमिटेड रेडिएशन के टोटल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि सपोज मैं बात कर रही हूँ T1 टेम्परेचर की, तो T1 टेम्परेचर पर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है ई लैम्डा और लैम्डा के लिए। तो ये जो कर्व है इसका जो एरिया होगा, यानी जो नीचे वाला पार्ट होगा जहाँ पर मेरा अभी पॉइंटर मूव कर रहा है, ये जो पार्ट होगा ये पार्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है इमिटेड रेडिएशंस की टोटल एनर्जी को। और हम इसकी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस कंडीशन में जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उस एरिया की वैल्यू भी बढ़ती है। सो यहाँ पर E और T के बीच में रिलेशन दिया जाएगा एंड E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास में रिलेशन आएगा दैट E इज इक्वल टू दी सिग्मा T रेज टू दी पावर 4, और इस लॉ को कहा जाता है स्टीफन्स लॉ। यहाँ पर जो सिग्मा है उसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट मीटर स्क्वायर पर डिग्री केल्विन रेज टू दी पावर 4। सो इस केस में हमारे पास में टोटल एनर्जी हो जाएगी इमिटेड रेडिएशन की, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू द इनफाइनाइट ई लैम्डा डी लैम्डा। अब हम आगे बात कर रहे हैं क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर भी इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए 2 लॉज प्रेजेंट किए गए थे, और वो 2 मेन लॉज है, एक तो वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और दूसरा है रेले एंड जीन्स रेडिएशन लॉ। इन 2 लॉज के द्वारा जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा अभी हमने देखा था ल्यूमर एंड प्रिंगशान के द्वारा जो प्रेजेंट किया गया है, उस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पर ये 2 लॉज प्रेजेंट किए गए थे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की, और वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम इमिशन पावर होती है यानी कि ई लैम्डा एम, और ई लैम्डा एम की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं। हमने कहा था कि लैम्डा एम की वह वैल्यू जिस पर ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि दिस इज द, ये जो पीक हमें मिल रहा है इस स्पेक्ट्रा का उसको हम कह रहे हैं ई लैम्डा, उसके करस्पॉन्डिंग ई लैम्डा की वैल्यू को हम ई लैम्डा एम कह रहे हैं, या हम उसको ई एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये जो हमारा ई एम होता है ये ब्लैक बॉडी की टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
सो हम यहाँ से इसको लॉ को हम ये कह सकते हैं कि वीन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम एमिशन पावर है, जो हमारा ये जो स्पेक्ट्रा है इसका जो मैक्सिमम पीक हमें मिल रहा है जिसपे ई लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम है, इसको हम कह रहे हैं मैक्सिमम एमिशन पावर, अधिकतम उत्सर्जन ऊर्जा ई एम। ये ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इसी को हम कहते हैं वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो अकॉर्डिंग टू दिस वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ई एम is directly proportional to the 5th power of the temperature। और अगर हमें इसी लॉ के बेसिस पर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज लाइक लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए इमिटेड रेडिएशंस की एनर्जी बतानी होती है तो उसके लिए वो फार्मूला दिया गया था ई लैम्डा डी लैम्डा विच इज इक्वल टू दी ए अपॉन लैम्डा रेज टू दी पावर 5 ई रेज टू दी पावर माइनस बी अपॉन के टी डी लैम्डा। बट जब इसको ब्लूमर एंड प्रिंस शाम के द्वारा प्रेजेंट किए गए कर्व से कंपेयर किया गया तो ये देखा गया कि इस लॉ के द्वारा हम केवल इस स्पेक्ट्रा के केवल लोअर पार्ट को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, हायर पार्ट को इसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया था क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर वीन्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग उसमें हम ये देख रहे हैं कि ए अपॉन लैम्डा रेज टू द पावर 5 है। मीन्स यहाँ पे लगा लैम्डा की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है यदि हम हायर वेवलेंथ की बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो है हमारा ये जो कर्व होता है ये इस थ्योरेटिकल कर्व से मैच नहीं करता है। सो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो वीन्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। तो वहीं दूसरी और क्लासिकल थ्योरी पर बेस्ड एक और रेडिएशन लॉ प्रेजेंट किया गया था रेले एंड जीन्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा जिसमें उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ दिया था एंड दैट वाज दी ई लैम्डा डी लैम्डा विच इज इक्वल टू दी 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा रेज टू दी पावर 4 डी लैम्डा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो कर्व है ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये जो रेडिएशन लॉ के द्वारा दिया गया था ये केवल हायर वेवलेंथ के रीजन के लिए ही एप्लीकेबल है। सो क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा इस ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के कंप्लीट पार्ट को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जैसा कि अभी हमने देखा कि वीन्स रेडिएशन लॉ केवल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है तो वहीं दूसरी ओर रेले एंड जीन्स रेडिएशन लॉ हायर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है। सो एक हमारे पास में पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो कि लोअर और हायर वेवलेंथ दोनों रीजन को एक्सप्लेन कर सके। सो इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स इस ब्लैक बॉडी के कंप्लीट स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। सो यही क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का एक फेलियर था। और फर्दर फिर मैक्स प्लैंक ने एनर्जी के क्वांटाइजेशन के कंसेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जिसके बेसिस पर इन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया जा सका था, जिसमें उन्होंने जो सॉलिड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल को उन्होंने एक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि ऑसिलेटर से जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है ये कंटिन्यूस नहीं होकर के एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और हर एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो एप्सिलॉन के एक मल्टीपल के इक्वल होती है, जिसमें उन्होंने कहा था एप्सिलॉन मतलब एक पर्टिकुलर मिनिमम एनर्जी उन्होंने ली थी जिसके मल्टीपल के इक्वल होती है, यानी कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन उस मिनिमम क्वांटिटी के मल्टीपल के फॉर्म में ही हो सकता है, जिसको उन्होंने क्वांटम कहा था। और ये क्वांटम था हमारा जिसमें उन्होंने एक ऑसिलेटर की एनर्जी बताई थी एच न्यू। मीन्स जो ऑसिलेटर्स जो अब एनर्जी एक्सचेंज करेंगे वो मिनिमम क्वांटिटी एच न्यू के मल्टीपल की फॉर्म में करेंगे, यानी कि अब जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है वो पैकेट्स के रूप में हो रहा है और उन पैकेट्स की एनर्जी या तो 1h न्यू होगी, 2h न्यू होगी या 3h न्यू होगी। यहाँ पर जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और न्यू जो होता है वो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी होती है। सो सक्सेसफुली मैक्स प्लैंक ने अपने
क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के इस स्पेक्ट्रम को उन्होंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया था। और साथ ही उन्होंने यह बताया था कि एनर्जी जो होती है वह कंटिन्यूस नहीं होकर के डिस्क्रीट होती है, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होती है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बात करी है क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के फेलियर की और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के डेवलपमेंट की। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच।